गुजरात के एक गांव में एक घर में एक जन्म होता है एक लड़के का, सर्वांगी टाटा। और सिर्फ 17-18 साल की उम्र में वो चल पड़ते हैं मुंबई शहर की ओर। वो कॉटन ट्रेडिंग से प्रभावित होकर कॉटन ट्रेड को अपना लेते हैं। उस जमाने में भी अपने बेटे यानी कि जमशेदजी टाटा को इंग्लिश में एजुकेशन दिलवाया। जब जमशेदजी सिर्फ 20 साल के थे तब वो हांगकांग चले गए थे। और जब जमशेदजी टाटा 65 साल के हुए तो उन्होंने 3 अलग अलग कंट्रीज में कॉटन मिल को सेटअप किया। साल 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर चालू हो गया था एंड वो कॉटन की जरूरत थी, तो जमशेदजी टाटा ने इसका पूरा फायदा उठाकर इंग्लैंड को इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। उस वक्त जमशेदजी टाटा के बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट थे जिन पर उनके मरने से पहले ही काम चालू हो चुका था, जैसे कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक स्टील प्लांट का इस्टेब्लिश करना और एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जिसमें हर तरह के लोग आ जा सकते थे। वो सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को यानी कि दोराबजी टाटा को दे देते हैं। 1910 तक स्टील प्लांट रेडी हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। टाटा स्टील बहुत ही बड़ा सप्लायर बन जाता है स्टील का। टाटा स्टील पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगी। स्टील की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन बन चुकी थी और के अंतर्गत 14 बड़ी बड़ी कंपनियां भी थी। ये तो अभी शुरुआत ही था टाटा कंपनी का राइज का। दोराबजी टाटा ने टाटा कंपनी की पूरी लेगेसी को संभाला 1938 तक। उसके बाद और उनकी पूरी लेगेसी को टेक ओवर कर लिया उनके दूर के कजन ने, जिनका नाम था जहांगीर रतन टाटा। उनको हम शॉर्ट में JRD टाटा भी कहते थे। ये एक ऐसे फैसिनेटेड नौजवान थे जिनका सपना था एक एयरलाइन को चालू करना। हालांकि JRD टाटा पेरिस फ्रांस में ग्रो अप हुए थे और वहाँ ये पायलट भी थे जिनको प्लेन उड़ाना काफी अच्छा लगता था। और इन्होंने टाटा एयरलाइंस नाम का एक दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन को चालू किया। हालांकि ये बाद में एयर इंडिया हो गया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सारी की सारी बड़ी बड़ी बिजनेसेस और कंपनियों को नेशनलाइज करने का फैसला लिया। ये बहुत ही दुख की बात थी टाटा के लिए, क्योंकि यहीं पे टाटा का डाउनफॉल चालू हो रहा था। नेशनलाइज का मतलब ही होता है कि कोई भी कंपनी को अब सरकार हैंडल करेगी, जिससे टाटा का तो दिल टूटा ही टूटा। उनको ये पसंद भी नहीं था कि गवर्नमेंट उनके कंपनी को चलाए। लेकिन बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू ने उनको इनविटेशन दिया कि वही एयरलाइंस को लीड करे और JRD टाटा ने इसको खुशी खुशी मान भी लिया। और यही रीजन है कि एयर इंडिया को उस समय वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था। यानी कि ये ऐसी जहाज थी जो काफी लग्जरी और फैसिलिटी से भरी हुई थी। इसके बाद JRD टाटा ने और भी कई सेक्टर्स में बिजनेस को एक्सपेंड किया, जैसे कि सन 1945 में टाटा मोटर्स के द्वारा पहला प्रोडक्ट बनाया गया एक रोड पे चलने वाली लोकोमोटिव इंजन। 1968 में इन्होंने TCS को लॉन्च किया, यानी कि टाटा कंसल्टेंसिंग सर्विसेज, जो डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करती थी। TCS दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। और इसके बाद कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर टाटा सॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। JRD टाटा 52 इयर्स तक टाटा कंपनी के चेयरमैन बने रहे। इस वक्त तक टाटा के अंदर 95 से भी ज्यादा कंपनी थी। सरकार ने 1969 में मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को लागू किया और इसका सबसे बड़ा असर टाटा ग्रुप पर ही पड़ा। इस लॉ से सरकार का ये रोकने का मोटिव था कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बने कि हर जगह उसी की मोनोपोली हो और हर तरफ उसी का कंट्रोल हो। JRD टाटा फिर भी काम करते रहे और इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट थे जो कि अनसक्सेसफुल हुए। ऐसे तो टाटा कंपनी में ज्यादातर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि इसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी कि नेल्को, जो कि रेडियो को मैन्युफैक्चरिंग करता था, उसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% ही था। अब यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट। जमशेदजी टाटा के एक पोते थे जिनको स्पेशली बुलाया गया था नेल्को के मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, जिनका नाम था रतन टाटा। ऐसे तो रतन टाटा को 1962 में ही कुछ फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया गया था, लेकिन फाइनली इनको 1971 में नेल्को की कंट्रोल को संभालने के लिए दिया गया था। और इन्होंने सोचा कि अगर हमको नेल्को को ऊपर उठाना है तो हमको रेडियो मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना है
जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और 1975 होते होते नेल्को का मार्केट शेयर फिर से 2% से 20% तक पहुंच गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी समय पर पूरे के पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर दिया गया, जिससे नेल्को के मार्केट शेयर पर फिर से डाउनफॉल का सामना हुआ और नेल्को फिर से नीचे जाने लगा और इसी वजह से इस कंपनी को भी शटडाउन होना पड़ा। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर कि जो जमशेदजी टाटा ने वो कॉटन मिल खोला था, जिसको हम लोग एक्सप्रेस मिल भी कहते हैं, जो कि रतन टाटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उस मिल को वो फिर से रिवाइव करें। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होते होते रह गया। लेकिन उस वक्त तक मैनेजमेंट में ये देख लिया था कि रतन टाटा कितने कैपेबल हैं टाटा कंपनी को संभालने के लिए। और सन 1991 में रतन टाटा को फाइनली एज अ सक्सेसर ऑफ टाटा उन्हें फाइनली बना दिया गया टाटा ग्रुप का चेयरमैन। रतन टाटा ने देखा कि टाटा ग्रुप बाहर से तो देखने में अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अंदर में रियलिटी कुछ और ही है। उन्होंने देखा कि टाटा ग्रुप बहुत ही अभी भी पीछे है, कंप्यूटिंग और एआई में टाटा ग्रुप बहुत ही पीछे है और टाटा ग्रुप ने बहुत ही समय से कोई भी चीज यूनिक और कोई हाईलाइटिंग नहीं किया था। रतन टाटा टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया को एक रिवोल्यूशनरी सक्सेस देना चाहते थे, तभी उनका ध्यान टाटा मोटर्स पे पड़ता है और वो ये देखते हैं कि आज तक टाटा ग्रुप ने ऐसी कोई भी कार नहीं बनाई जिसमें डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सारा कुछ इंडिया में बना हो। और फिर 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार जिसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिजाइन तक इंडिया में बनाया जाए, जो कि स्पेसियस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज दे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में उनको करीब करीब $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। लेकिन उन्होंने एक जुगाड़ लगाकर उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया में एक निसान का एक बंद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, जिसको टाटा मोटर्स ने 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया और वहां से उसे डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रीबिल्ड किया गया। और कार को डिजाइन करने में रतन टाटा का बहुत ही ग्रेट रोल था और फाइनली 1998 में कार लॉन्च हुई, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया थी और ये पहली कार थी टाटा कंपनी की जो कि इंडिया में बनी थी। तो इसका नाम इंडिया कार से ही पड़ा, जैसे कि इंडिया का इंडी और कार का तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो बनता है इंडिका, यानी कि टाटा इंडिका। फिर उन्होंने टाटा मोटर्स को और रिवोल्यूशनरी बनाने के लिए रतन टाटा देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती है, उनको मजबूरन एक कंजेस्टेड स्कूटर पर सफर करना पड़ता है। रतन टाटा का सपना था कि एक मिडिल क्लास फैमिली को एक स्कूटर से एक कार में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया और ये डिसीजन लिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपया होगा। फिर 2009 में उन्होंने अपने वादे को रखते हुए लॉन्च की बस 1 लाख की कार, जिसका नाम था टाटा नैनो। लेकिन ये एक फेलुअर हो गई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका प्राइस पॉइंट, यानी कि कम प्राइस, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल माना जाता है। नैनो के सस्ते प्राइस और उसके कम्पैक्ट साइज की वजह से लोगों ने उसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड करना चालू कर दिया। वहीं दूसरे कार ओनर अपने कार को लेकर बहुत ही प्राउड फील करते थे, लेकिन टाटा नैनो के ओनर उसे लेकर एम्बैरेस्ड फील करते थे, इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज उनकी लाइनअप में साफ साफ दिखता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन चुकी है। सर रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप में जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत ही लंबी बन जाएगी अगर मैं बनाना चालू कर दूं तो। चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो, चाहे टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करना हो, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में टाटा ग्रुप ने सक्सेस को हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि तेज चलना है तो अकेले चलो, अगर बहुत दूर तक चलना है तो सबको साथ में लेकर चलो। टाटा ग्रुप ने इसी फिलॉसफी के साथ बिजनेस को किया है। एक तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनवाए हैं। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर और पूरे देश को वो
साथ लेकर चला है और आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उनसे कई ज्यादा उन्हें रिस्पेक्ट मिला है। और ये कहानी थी टाटा ग्रुप के सक्सेस की। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।